हाय। तो लास्ट वीडियो में हम पहुंचे थे कस्टम 404 पेज तक, ठीक है ना, कि वेबसाइट पर कस्टम 40 पेज होना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाकी की रिमेनिंग चीज़ों के बारे में। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए CSS का, ठीक है। आपको चेक करना है वेबसाइट पर कि CSS ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड मतलब कि CSS जो फाइल्स है उसकी वेबसाइट प्रेजेंट आपकी वेबसाइट पर जो कि हेडर में रहती है एक्सटर्नल CSS फाइल्स, वो कंप्रेस्ड है या नहीं, वो मिनिफाइड है या नहीं। ओके, बहुत सारे टूल्स रहते हैं, जैसे सेमरस रहता है, स्क्रीमिंग फ्रॉग रहता है, या किसी भी टूल से आप चेक कर सकते हो कि ऑडिट कर कर कि आपकी जो CSS फाइल्स है वो मिनिफाइड है या नहीं, ठीक है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि CSS फाइल आपकी मिनिफाइड है या नहीं। तो हमेशा CSS फाइल मिनिफाइड होनी चाहिए ताकि वेबसाइट आपकी फास्ट लोड हो, ठीक है। आपकी CSS फाइल अगर मिनिफाइड नहीं रहेगी तो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड स्लो रहेगी। ओके, एंड सेकंड थिंग CSS के बारे में आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी वेबसाइट जो वेब पेज रहता है, आपको जो वेबसाइट का जो पेज रहता है उसके हेडर में जो एक्सटर्नल CSS फाइल्स रहती है वो ज़्यादा स्मॉल फाइल से ना हो। ओके, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादा स्मॉल फाइल से नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर ज़्यादा स्मॉल फाइल से, जैसे कि 10 स्मॉल CSS एक्सटर्नल CSS फाइल से, तो उन्हें कंप्रेस करने का ट्राई कीजिए। ओके, उन्हें मर्ज करने का ट्राई कीजिए। इसमें डेवलपर सपोर्ट लगेगा आपको, क्योंकि क्या होता है कि आप जब मर्ज करते हो ना तो कहीं पर उनको जहाँ पर उनको अप्लाई किया गया वहाँ से ब्रोकन हो जाती है। ओके, तो आपको इसमें डेवलपर सपोर्ट लगेगा। तो ज़्यादा स्मॉल CSS फाइल से तो उन्हें मर्ज करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए, बोर्ड्स को जितनी ज़्यादा स्मॉल CSS फाइल्स रहेगी उतना उनको क्रॉलिंग और रेंडर करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो हमेशा मैंने ये नहीं करा कि एक बड़ी एक्सटर्नल CSS फाइल रखे, नहीं, लेकिन ज़्यादा स्मॉल एक्सटर्नल CSS भी फाइल से भी अच्छी नहीं रहती। ओके, तो CSS फाइल के बारे में CSS के बारे में ये ध्यान रखें। ओके, एंड वन मोर थिंग, इनलाइन CSS आपको यूज़ नहीं करना। ओके, जो इनलाइन CSS रहती है ना, जो इनलाइन CSS हेडर में यूज़ होती है वो यूज़ नहीं करना। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो आपकी वेबसाइट का टेक्स्ट टू HTML रेशो बिगड़ता है। ओके, और वेब पेज में कोडिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा कोड होगा तो टेक्स्ट टू HTML रेशो बढ़ेगा, ठीक है। वो कम होना चाहिए, बेसिकली वो कम होना चाहिए टेक्स्ट टू HTML रेशो, ठीक है। तो कोड ज़्यादा रहेगा पेज में तो प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए हमेशा एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करना चाहिए। एक्सटर्नल CSS फाइल्स में आप CSS रख सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग, हम बात करते हैं XML साइटमैप के बारे में, ठीक है। XML साइटमैप, अब देखिए XML साइटमैप के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो राइट फॉर्मेट में हो, ठीक है ना, उसमें कुछ गलत कोड्स ना हो या अनवैलिड ना हो, ठीक है, रूल से ठीक से हो उसमें, ठीक है। तो XML साइटमैप का पहले तो ध्यान रखना कि वो वैलिड हो, ठीक है। आप टूल से बता देंगे आपको कि XML साइटमैप वैलिड है या नहीं, ठीक है। सेकंड थिंग आपको ध्यान रखनी चाहिए कि XML साइटमैप में वैलिड पेजेस ही हो। वैलिड पेजेस का कहने का मतलब यहाँ पर कि वही पेजेस हो जो आप चाहते हो कि जो रैंक को हमारे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने जो यूआरएल जनरेट हो रहा है, जैसे कुछ पैरामीटर पेजेस रहते हैं जिनमें आईडीज रहती है, वो पेजेस भी आप साइट पे रखो, नहीं। जो ऐसे पेजेस रहते हैं जिसमें आईडीज रहती है, जो पेजेस आप ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रैकिंग यूआरएल जनरेट होती है, वो यूआरएल से नहीं रहनी चाहिए साइट मैप में, ठीक है ना। वही यूआरएल से रहनी चाहिए जो कि स्टैटिक यूआरएल हो और जिन्हें आप रैंक करना चाहते हो। ओके, इवन मैं ये नहीं करा कि अबाउट अस पेज भी ना रखा आप, वो तो रखना ही है साइट में XML, बट कुछ रहता है अनवांटेड पेजेस, ठीक है, जो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं वेबसाइट पर, तो उनको कभी नहीं रखना XML साइट में, ठीक है। क्योंकि जब बोट स्क्रॉल करने आते हैं XML साइट में को, तो उन्हीं इंपॉर्टेंट पेजेस मानते हैं जो XML साइट में होता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, XML साइट में कभी भी यूआरएल को रिपीट नहीं करना। ओके, कभी कभी क्या होता है कि एक ही यूआरएल 2 बार आता है XML साइट में, ये नहीं करना, हमेशा एक यूआरएल एक ही बार होना चाहिए, ठीक है, XML साइट में। ओके, XML साइट में पर अगर आपको इसका जनरेट करने का पता करना हो कि जनरेट करना हो कैसे बनाते, तो आप गूगल पर सर्च करते हो क्रिएट XML साइट में, आपको गूगल के डेवलपर्स गाइड में मिल जाएंगे आपको रेफरेंस, ठीक है। थर्ड थिंग है ब्रेड क्रम्स, ठीक है। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं कि आप जब ACRP पर सर्च करते हो या आप अमेजन पर चले जाइए, वहाँ पर आप किसी जैसे फ़ोन्स को एंड्रॉयड फ़ोन आप कोई परचेस करने गए, ठीक है, तो आपने एंड्रॉयड फ़ोन पर क्लिक किया, एंड्रॉयड फ़ोन पर आपने वीवो के फ़ोन पर सेलेक्ट किया, वीवो के फ़ोन में आपने कोई सा वीवो Y21 या वीवो 20 जो भी फ़ोन सेलेक्ट कर लिया, तो ऐसे क्या है कि आप कैटेगरी से अंडर कैटेगरी में गए, ठीक है ना। तो हर पेज के बाद वो पेज का लिंक रहता है हर पेज पर, ठीक है ना, कि आप इस पेज से इस पेज पर आए, ठीक है ना, वो हर पेज पर लिखा रहता है। आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ब्रेड क्रम्स क्या होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो, ठीक है। ये हमेशा पेजेस पर प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है ना, और इनका स्ट्रक्चर डाटा भी प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है या कैटेगरी पेजेस वेबसाइट है, ठीक है ना, तो ब्रेड क्रम्स प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है ना, एसईओ के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। इवन फोर्थ थिंग है रिडायरेक्ट चेन। कभी कभी क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे रिडायरेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। वन यूआरएल से वो एक यूआरएल दूसरे यूआरएल पर वो फिर उस पर रिडायरेक्ट हो, दूसरे पर रिडायरेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही रिडायरेक्ट होना चाहिए। ओके, इवन एक इम्पोर्ट रिडायरेक्ट वहीं पर लगाए जहाँ पर जरूरत हो, कि ज़्यादा रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, 2 से 3 रिडायरेक्ट नहीं होने चाहिए, एक वन रिडायरेक्ट इनफ। ओके, इफ़ यू नीड
इफ़ यू नीड, ठीक है। सो रिडायरेक्ट चेन का भी ध्यान रखिए, 2 से 3 रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए किसी पेज पर, ठीक है। अब आते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल टैग, ठीक है। सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल टैग, सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या रहता है, देखिए कैनोनिकल टैग तो होता है कि एक हम डुप्लीकेट कंटेंट को हाईलाइट करने के लिए, डुप्लीकेट कंटेंट्स को अवॉइड करने के लिए, डुप्लीकेट कंटेंट के इशू को अवॉइड करने के लिए कैनोनिकल टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल टैग क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज द यूज ऑफ सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल टैग। Just 1 minute. Sync canonical tag, ठीक है। यूज सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल टैग यूज, ओके। सेल्फ referencing canonical tag ensures that the multiple versions of the page duplicates don't get indexed. For example, the page www.example. would have rel canonical tag that points to example.com, ठीक है। इस ये इंश्योर करते हैं कि जो आपका जो पेज है उसके मल्टीपल वर्जन्स डुप्लीकेट ना हो, ओके। कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स के कारण उसका हमारा जो होम पेज रहता है या जो भी पेज रहता है उसके डिफरेंट यूआरएल भी जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल टैग इंश्योर करता है कि वो पेज मल्टीपल वर्जन की वजह से डुप्लीकेट कंटेंट इंडेक्स ना हो, ठीक है ना। आप गूगल भी सर्च कर सकते हो कि व्हाई वी यूज सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल टैग, ओके। सो पैरामीटर्स कभी कभी पैरामीटर्स की वजह से उस पेज का डुप्लीकेट बन जाता है, तो ये इंश्योर करता है कि हमारे जो पेज है, हमारा वो जो पेज है उसकी डुप्लीकेट कॉपी इंडेक्स ना हो, बल्कि ओरिजिनल कॉपी इंडेक्स हो, ठीक है। सो इसलिए हम सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल टैग यूज़ करते हैं, ओके। तो ये हमेशा यूज़ करना चाहिए हर पेज पर, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड और कैनोनिकल टैग तो आपको पता है हम क्यों यूज़ करते हैं। कैनोनिकल टैग हम डुप्लीकेट कंटेंट को इशू को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डाटा, अब देखिए आपको किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर्ड डाटा उस पर प्रेजेंट है या नहीं, तो आपको चेक करना होता है, आप रिच स्निपेट्स में जा सकते हैं, उस पेज का यूआरएल डालें जिसका आपको स्ट्रक्चर्ड डाटा चेक करना है, ठीक है। रिच स्निपेट्स में आपको यूआरएल डालेंगे तो आपको बता देगा कि उस पर कौन कौन से स्ट्रक्चर्ड डाटा अवेलेबल है, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो आप बता देगा नो स्ट्रक्चर्ड डाटा और नो स्निपेट्स फाउंड, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर्ड डाटा हमेशा वेबसाइट पर प्रेजेंट रहना चाहिए। जो अगर आपका ब्लॉग पोस्ट है तो आर्टिकल स्ट्रक्चर्ड डाटा प्रेजेंट रहना चाहिए, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट साइट सर्च बॉक्स का स्ट्रक्चर्ड डाटा प्रेजेंट रहना चाहिए, ओके। सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड डाटा में बहुत सारी चीज़ें आती है, FAQ स्ट्रक्चर्ड डाटा आता है, तो ये चेक कीजिए कि जिस पेज पर जिस तरह की स्ट्रक्चर्ड डाटा की रिक्वायरमेंट है उसे उस तरह का स्ट्रक्चर्ड डाटा उस पेज पर लगाइए, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, ठीक है। जब भी आपको हमेशा मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करना है, ठीक है ना। मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट गूगल एक टूल है जिस पर आप चेक कर सकते हैं आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, ठीक है। पेज स्पीड इनसाइट टूल है जिसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, तो हमेशा मोबाइल फ्रेंडली भी चेक करेगी आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। अब मिक्स्ड कंटेंट इशू क्या होता है, देखिए आपकी वेबसाइट के पेजेस विथ HTTPS लोड हो रहे हैं, HTTPS सिक्योर सर्किट लेयर से लोड हो रहे हैं, ठीक है, SSL लगा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट की इमेजेस विदाउट HTTPS ओपन हो रही है, जावास्क्रिप्ट जो फाइल रहती है वो विदाउट SSL ओपन हो रही है, CSS फाइल विदाउट SSL ओपन हो रही है, विदाउट HTTPS। तो ये क्या होता है, ये होता है मिक्स्ड कंटेंट इशू, ओके। कि कुछ रिसोर्सेज तो आपकी वेबसाइट के विद HTTPS लोड हो रहे हो, कुछ विदाउट HTTPS लोड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मिक्स्ड कंटेंट इशू। वर्डप्रेस में एक प्लगइन आता है, आप उसे यूज़ कर सकते हो इसे मिक्स्ड कंटेंट के इशू को अवॉइड करने के लिए। इवन बहुत सारी चीज़ें जिससे डेवलपर सपोर्ट भी लगता है कभी कभी इसे अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो मिक्स्ड कंटेंट इशू ये रहता है कि कुछ रिसोर्स तो विद HTTPS ओपन हो रहे, कुछ विदाउट HTTPS ओपन हो रहे, ठीक है। अब देखिए हमेशा पेज वेबसाइट पर चेक कीजिए, जो भी आपके पास वेबसाइट रहती है कि उस पर अबाउट अस पेज हो, कॉन्टैक्ट पेज हो। इससे क्या है कि वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है, ठीक है ना। ईट फैक्टर रहता है, EAT ईट फैक्टर गूगल का रहता है, आपको बता देता हूँ। ईट फैक्टर, ओके, SEO इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपर्टाइज, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। ये सारी ईट फैक्टर आपकी वेबसाइट का अच्छा होता है अगर अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट पेज, टीम पेज आपकी वेबसाइट पर हो तो, ठीक है। तो ये हमेशा रहना चाहिए। अब आते हैं URL ऑप्टिमाइजेशन पर, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है URL ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर हर पेज स्टेट इंश्योर करना बेसिकली क्या है, कभी कभी ई-कॉमर्स वेबसाइट रहती है तो उस पर तो डायनामिक URL जनरेट होती है, ठीक है, डायनामिक URL। लेकिन क्या करना है कि आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आपके वेबसाइट के जो URLs है वो यूज़र फ्रेंडली हो। यूज़र फ्रेंडली मतलब यूज़र ही रीडेबल हो, ओके, यूज़र उन्हें पढ़ पाए, ओके, ना कि कुछ स्ट्रिंग्स हो उसमें जैसे क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज, जैसे कि स्ट्रिंग्स ना हो, ठीक है। वो यूज़र रीडेबल हो, ठीक है, यूज़र उन्हें आसानी से पढ़ पाए, ठीक है। इवन आपके कुछ कीवर्ड्स भी उनमें इंक्लूड होना चाहिए। जैसे आप कोई डिजिटल मार्केटिंग की गाइड पर कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग का 1 या 2 वर्ड हो, ठीक है ना, जो भी आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, ठीक है। सो दिस आर द इश्यूज दैट वी नीड टू मेंशन इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ SEO।
थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, सो ये 2 वीडियोस थे ऑडिट रिपोर्ट के। फर्स्ट वीडियो था, देन सेकंड वीडियो था, ठीक है। इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि स्क्रीमिंग फ्रॉग से वेबसाइट का ऑडिट कैसे कर सकते हो। कि लाइव स्क्रीन पर हम देखेंगे कि कैसे ऑडिट कर सकते हैं, कैसी चीज़ों को मेंशन करना। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।